हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। आप लोग बोलिएगा कि मैम 1-2 दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहा था, तो फेस्टिवल रहने के कारण आपका इंडिपेंडेंस डे था, जन्माष्टमी उत्सव था, नंद उत्सव था, फिर मनसा पूजा के कारण मेरे एरिया में डीजे बज रहा था, जिसके कारण जो साउंड है वो सॉन्ग का साउंड बार बार वीडियो में आ जा रहा था। मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन गाने की आवाज़ आ जाने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने मैसेज कर दिया था अपने पेड ग्रुप के स्टूडेंट में कि जैसे ही साउंड बंद होता है तो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके ज़रूर आऊँगी। तो आप लोगों को क्लास 1-2 दिन नहीं मिला, इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन अब आप लोगों का क्लास जो है वो रेगुलर होगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नंबर मैं दे रही हूँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको झारखंड माध्यमिक आचार्य का सोशियोलॉजी का तो सिलेबस दिया जाएगा। जो इसका 67 यूनिट है उसको आपको यूनिट वाइज आपको थ्योरी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको पेपर 1 का भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। एक मिनिमम फीस रखी गई है जिससे आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक मिनिमम फीस में उनको पेपर 2 जो उनका जीके जीएस 40 मार्क्स का पोर्शन है, प्लस उनका सोशियोलॉजी 80 मार्क्स का, उसके स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 1-2 बातें बोलना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम आप अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर तक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इस अगस्त महीना में ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और मे भी उनका एग्ज़ाम इलेक्शन के पहले हो जाए। और दोनों ही एग्ज़ाम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही पीजीटी लेवल का है, अच्छा वैकेंसी है। समाजशास्त्र के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आए। तो चलिए आज का हम लोग क्लास देखते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नव मार्क्सवाद पढ़ रहे थे। नव मार्क्सवाद के अंतर्गत हम लोग हैबरमास को देखे, अल्थूजर को देखे, अब हम लोग एंटोनियो ग्राम्स्की को। तो देखिए 3 आपको नव मार्क्सवाद के अंतर्गत पढ़ने के लिए बोला गया, तो आपको उनके बीच जो डिफ्रेंशिएट है उसको जानना पड़ेगा। तो एंटोनियो ग्राम्स्की क्या बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक बुद्धिजीवी है, लेकिन समाज में सभी को बुद्धिजीवी के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। ये कथन किसका था, तो एंटोनियो ग्राम्स्की का था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज के अंतर्गत जो प्रत्येक व्यक्ति है वो बुद्धिजीवी है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास ताकत है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि समाज में कुछ लोगों को क्या होता है, वर्चस्व प्रदान हो जाता है, जिसको कि लोग मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं, ठीक है, उनकी बातों को सुनने लगते हैं। तो ये सबको अवसर लेकिन मिलता नहीं है, कुछ ही लोगों को मिलता है। तो ये किनका कथन था, एंटोनियो ग्राम्स्की का कथन था। इनके अगर सिद्धांतों के बारे में बात करें, इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करें, तो इन्होंने कौन कौन सा अपना कार्य किया था। तो सबसे पहला जो इनका थ्योरी था, ठीक है, क्योंकि किसी भी थिंकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट को, इनके थ्योरी को, कीवर्ड को हम लोग को जानना जरूरी है। तो इनका जो पहला था वो है हेजेमनी। क्या था, हेजेमनी, जिसको कि बोला जाता है वर्चस्व का सिद्धांत। दूसरा था इनका सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, देखिए मैं तो आप लोगों को जो थ्योरी क्लास करवा रही हूँ वो तो हिंदी लैंग्वेज में ही करवा रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे हेजेमनी आपको याद रखना होगा, इस इंग्लिश में याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को टिक लगाने में इजी रह जाएगा। फिर थर्ड इनकी जो थ्योरी थी वो थी आइडियोलॉजी। क्या थी, आइडियोलॉजी। हेजेमनी जिसको कि बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्चस्व। इसका हिंदी क्या हो गया, वर्चस्व। इनका ये वर्चस्व का सिद्धांत था। सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज,
और थर्ड है इनका आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंटोनियो ग्राम्स्की का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 22 जनवरी 1891 को इटली में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1937 में हुई थी। ये एक मार्क्सवादी विचारक है, क्रांतिकारी थे और पत्रकार भी थे। जो इटली में रहने के कारण ये इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। मुसोलिनी के फांसीवादी शासन के दौरान ग्राम्स्की को जेल में डाला गया था। वहाँ पे जेल में उनको जाना पड़ा था, जिसके कारण देखेगा इनका जितना भी सिद्धांत है या फिर जिनकी भी थ्योरी है वो प्रिजन को लेकर यानी जेल को लेकर है। प्रिजन वर्ड इनके थ्योरी में आएगा ही, इनके सिद्धांत में आएगा ही। तो इन्होंने जेल में रहते हुए प्रिजन नोटबुक, कैदियों की टिप्पणी, मतलब वो नोटबुक टाइप का अपनी विचारधाराओं को वो लिखते हैं, मतलब एक बुक नहीं है, नोटबुक के जैसा है, नोट्स के टाइप का इस तरह को उन्होंने लिखा था, जो कि उनके प्रमुख विचारों का आधार था। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी फांसीवादी शासन के दौरान कैद में रहकर ही, उनकी मृत्यु भी जेल में रहकर ही हुई। इनकी बात की जाए तो इम्पोर्टेंस बुक्स की, तो प्रिजन नोटबुक, आप लोगों का आज का होमवर्क है कि प्रिजन नोटबुक, क्या प्रिजन नोटबुक, इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष उन्होंने इस पुस्तक को लिखी थी। ठीक है, ये जो नोटबुक था प्रिजन नोटबुक। फिर नेक्स्ट है द मॉडर्न प्रिंस, राजनीति एवं सत्ता की संरचना का विश्लेषण इसमें इन्होंने किया था और लेटर फ्रॉम प्रिजन 1965 में आया था। तो सबसे पहले इनके अगर हम देखते हैं हेजेमनी के सिद्धांत को, अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एकदम इजी वे में विदाउट बुकिश लैंग्वेज का यूज़ करके मैं आप लोगों को थ्योरी समझाऊं। तो देखिए हेजेमनी क्या होता है कि ये एक वर्चस्व होता है। ग्राम्स्की का मानना था कि ये सबसे उनकी प्रसिद्ध विचारधारा है। इसमें वे बोले थे कि विचारों के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करना, किसके माध्यम से, तो विचारों के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करना। और इसको आप इस प्रकार से उदाहरण के साथ देख सकते हैं कि जो अभी हम लोग का समय है, इसमें हम लोग को शिक्षा का प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है, मीडिया को हम लोग को हर चीज़ में देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिएगा कभी भी आप टीवी खोलते होंगे तो आपको बहुत सारे क्रीम, बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे सोप का प्रचार आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे साबुन का आपको प्रचार देखने को मिलता है। तो आप क्यों स्पेशल कोई एक साबुन को यूज़ करते हैं, कोई एक शैम्पू को यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? तो बार बार आपको तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपको क्या डव वाला फोर्स कर रहा है कि डव का शैम्पू लो, डव का साबुन लो, ठीक है, फोर्स तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको बार बार दिखाया जा रहा है। आपका जो माइंड का कॉन्शियस माइंड है उसमें ये बैठाया जा रहा है कि इस साबुन को यूज़ करने से ये हीरो हीरोइन इसको यूज़ कर रहे हैं, इनका रंग गोरा हो रहा है, अगर आप भी यूज़ करोगे तो आपका भी रंग गोरा होगा। इसलिए सब क्या हो जाता है, बिना किसी के ऊपर प्रेशर दिए वो चीज़ के ऊपर वो प्रभाव डाल देते हैं। ठीक है, अपना वर्चस्व स्थापित कर दे कि इतना सारा मार्केट में इतना सारा साबुन का प्रचार आने के बाद भी डव के ऊपर ही क्यों लोग प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। जैसे देखिए हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या है कि हमारे कास्ट सिस्टम देखने को मिलती है, जाति प्रथा हमें देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत आपको ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्यों हमें ये देखने को मिलता है कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनको ये बार बार सिखाया जाता है, बार बार उनके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि तुम किसी के घर में जाओगे तो ऊपर नहीं बैठोगे, नीचे बैठोगे। तो आप देखिएगा गांव घर में जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, अगर आप लोग के घर में भी आते हैं तो वो घर से बाहर बैठते हैं, चप्पल को बहुत दूर में खोलते हैं और बैठेंगे भी तो नीचे में बैठेंगे। आप तो उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप तो बोल नहीं रहे हैं कि आप मेरे घर में नीचे बैठो या ऊपर बैठो, लेकिन क्या उनकी विचारधारा में, उनके कॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि ठीक है हम नीचे बैठेंगे, हम निम्न जाति के हैं तो हम नीचे बैठेंगे। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, अगर आप उसको मारिएगा, एक थप्पड़ मारिएगा तो वो आपका मार सह के रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, आप लेकिन अगर बोल दिया जाए, अगर मैं ही आप लोगों को बोल दी कि अगर टीचर का आप लोग मार खाइएगा तभी आप लोग पास करिएगा, तो आप बोलेगा कि मैम एक थप्पड़ के आप 40 थप्पड़ मार लीजिए, ठीक है, हम लोग सहने के लिए तैयार है।
तो ये क्या हो गया कि आपकी कॉन्शियस माइंड में बैठा दिया गया कि टीचर मारेंगे तभी आप पास करिएगा, ये आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो इसी को बोला जाता है हेजेमनी का सिद्धांत। और हेजेमनी का सिद्धांत जैसे ही आएगा, वर्चस्व का सिद्धांत जैसे ही आएगा, ये किनका सिद्धांत है? जो एंटोनियो ग्राम्स्की का। हेजेमनी आपका कीवर्ड हो गया और ये किनका है? एंटोनियो ग्राम्स्की का। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो आज का दौर है, जिसके माध्यम से जैसे मीडिया हो गया, शिक्षा प्रणाली हो गई, ये सभी क्या कर रही हैं? विचारधाराओं को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं। तो पहले जो पारंपरिक मार्क्सवादी थे वे मानते थे कि अगर राज्य के ऊपर, राज्य मतलब हमारा स्टेट, हमारे लोग, हमारे समाज के ऊपर हम लोग को अगर शासन करना है तो हम बल के माध्यम से यानी फोर्स के माध्यम से या फिर दमन के, उनको दमन करके, उनको दबा के यानी रिप्रेजेंट के माध्यम के कर सकते हैं, उनके ऊपर शासन कर सकते हैं। लेकिन ग्राम्स्की बोलते हैं कि नहीं, हम सिर्फ बल और दमन के माध्यम से नहीं बल्कि विचारधाराओं के माध्यम से हम उनके ऊपर शासन करते हैं और उनका कॉन्सेंट लेकर, उनकी सहमति से वो सहमति प्रदान करेंगे और उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? शासन करेंगे। ठीक है, और जो वर्ग विचारधारा और ज्ञान को नियंत्रित करता है वही शासन भी करेगा, जो वर्ग हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहा है। इसलिए देखिए, जो डोमिनेंट कास्ट, जो प्रभुत्व जाति के लोग होते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बातों को, उनके विचारधाराओं को लोग मानते हैं। ठीक है, तो वही शासन करेंगे। और इसलिए उन्होंने बोला है कि सच्चे क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरूकता आवश्यक है। तो ये था इनका हेजेमनी का सिद्धांत। नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है वो है सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज। तो नागरिक समाज में उन्होंने राज्य के समान महत्वपूर्ण बताया है। नागरिक समाज में उन्होंने राज्य को किसके समान महत्वपूर्ण बताया है? तो विचारों को आकार देने के समान महत्वपूर्ण बताया है। जनता को सत्ता की वैधता स्वीकारने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? जो नागरिक है, जो समाज के नागरिक है, वो सत्ता स्वीकारने के लिए क्या करते हैं? लोगों को प्रेरित करते हैं। फिर बोला जा रहा है कि राज्य केवल दमनकारी संस्थाओं, जो दमनकारी संस्थान है जैसे पुलिस हो गया, न्यायपालिका के माध्यम से ही शासन नहीं करता। कोई भी मान लीजिए राज्य है तो जरूरी नहीं है तो पुलिस के माध्यम से, न्याय व्यवस्था के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से ही शासन होगा, बल्कि जैसे जो नागरिक समाज के संस्थानें हैं जैसे स्कूल हो गया, चर्च हो गया, मीडिया हो गया, ये सभी तो समाज के ऊपर अपना प्रभुत्व देते हैं, अपना प्रेशर देते हैं, अपना प्रभुत्व उनका रहता है, लोग उनको भी मानते हैं, उनके विचारधाराओं को भी मानते हैं। इसलिए उन बोलते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन केवल सरकार को बदलने से संभव नहीं है बल्कि नागरिक समाज की विचारधाराओं को भी बदलने से संभव होगा। तो इनकी विचारधाराओं को भी आप लोग समझ लिए कि इनकी विचारधारा की क्या बोला जा रहा है। फिर ग्राम्स्की जो थे और मार्क्सवाद, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? नव मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं। तो आप लोग सिविल सोसाइटी पढ़ लिए, आइडियोलॉजी भी आप लोगों को समझ में आ गया है किस प्रकार से विचारधारा जो है वो हमारे ऊपर प्रभुत्व स्थापित करती है, हमारे सोच के ऊपर, हमारे जैसे आप कास्ट सिस्टम के माध्यम से इस चीज़ को समझे। तो ग्राम्स्की और मार्क्सवाद क्या बोलता है? तो ग्राम्स्की जो आर्थिक निर्धारणवाद यानी इकोनॉमिक जो डिटर्मिनिज्म था उसके क्लासिकी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि संस्कृति और वैचारिक कारक वर्ग संघर्ष को प्रभावित कर सकते, जो संस्कृति है और जो विचार है ये भी हमारे वर्ग संघर्ष को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ग्राम्स्की के और बुद्धिजीवी लोग जो मतलब प्रभुत्व जाति के लोग होते हैं वो क्या है? तो ग्राम्स्की ने बुद्धिजीवियों को भी दो वर्गों में बांटा था। पहला क्या था? पारंपरिक बुद्धिजीवी, जिसको ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स बोला जाता है, जो सत्ता व्यवस्था को बनाए रखते थे। तो पारंपरिक बुद्धिजीवी के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? जो धार्मिक नेता हुए, संत हुए, महात्मा हुए, इस टाइप के लोग होंगे, वो उनकी बातों को नहीं माना जाता। आप समाज के जैसे अंतर्गत जो धार्मिक प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, उनको लोग कितना पूछते हैं, कितना मानते हैं, उनकी विचारधाराओं को मानते हैं। फिर दूसरा है जैविक बुद्धिजीवी, जो कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, जो समाज के उत्पीड़ित वर्ग से आते हैं और सामाजिक परिवर्तन की वकालत करते हैं। ठीक है, उत्पीड़न वर्ग से, जैसे महात्मा गांधी के विचारों को लोग क्यों इतना मानने लगे, उनके आइडियोलॉजी को क्यों मानने लगे? क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका में देखने को मिला कि किस प्रकार से जो हिंदू है उनके साथ कष्ट हो रहा है, भारत में आकर वे देखे कि भारतीयों को कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उत्पीड़न सहे तभी तो जाकर वो अपने विचारों को दिए, इनको लोग और मानने लगे। इस प्रकार से आपके और भी हैं, जैसे आपके यहाँ
यहाँ पे हो गए झारखंड में आपके जो नेता बिरसा मुंडा हो गए, उनके विचारों को भी लोग मानने लगे। तो क्यों मानने लगे? तो क्योंकि उन्होंने समाज के अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार से उनके ऊपर क्या हो रहा है कि शोषण हो रहा है। तो फिर उन्होंने अपने विचारधाराओं को देखा, उन्होंने बोला कि नहीं, जो अंग्रेजी शिक्षा है सिर्फ वो जरूरी नहीं है। इस तरह से करके उन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जरूरी होती हैं। ग्राम्स्की ने सुझाव दिया कि मजदूर वर्ग को अपने जैविक बुद्धिजीवी तैयार करने चाहिए ताकि वे अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को आधुनिक राजकुमार बताया। कम्युनिस्ट पार्टी को क्या बताया? तो आधुनिक राजकुमार बताया। ठीक है, और आधुनिक प्रासंगिकता के अंतर्गत वो आज के मीडिया, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का प्रसार का जो माध्यम है वो उसको हेजेमनी के रूप में देखते हैं। राजनीतिक दल और सरकार को वो पुलिस और कानून से नहीं बल्कि मीडिया, फिल्में और शिक्षा के माध्यम से भी जनता को प्रभावित करता है, इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। एंटोनियो ग्राम्स्की का हेजेमनी सिद्धांत, फिर आपका जो नागरिक सिद्धांत है, नागरिक समाज का सिद्धांत, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।